नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। कल 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले की 15वीं बरसी थी। 15 साल पहले पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई शहर को जो जख्म दिए थे, उन्हें हमारे देशवासी कभी नहीं भुला सकते। मुंबई के अलावा भी देश के कई अलग-अलग हिस्से आतंकवाद की चपेट में आ चुके हैं। अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद। एक साल ऐसा था शहर के तमाम बड़े जब देश के तमाम बड़े शहरों पर आतंकी हमले हुए थे। लेकिन हमारे देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ आतंकवाद ही एक बड़ी चुनौती नहीं है। एक चुनौती नक्सलवाद की भी है। अब से 10-15 साल पहले तक देश में करीब 10 राज्य ऐसे थे जहां पर नक्सलवाद ने अपने पैर पसारे हुए थे। हालांकि राज्यों की संख्या कम हो गई है और अब 3-4 राज्यों में ही नक्सलवाद सिमट कर रह गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीते काफी वक्त से नक्सलवादी गतिविधियां कमजोर पड़ गई थी। नक्सल आंदोलन कमजोर हो गया था। उनकी ओर से की गई वारदातों की संख्या में कमी आई थी और जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लग रहा था कि राज्य से नक्सलवाद खत्म हो गया है और सरकार जल्द ही हो सकता था कि जो अफेक्टेड जिले हैं, जहां पर नक्सलवाद ने काफी खून खराबा किया था, जैसे कि गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, ऐसे जिलों को सरकार नक्सल फ्री भी घोषित कर सकती थी। लेकिन हाल ही में बीते 15 दिनों के अंदर नक्सलवादियों ने 3 अलग-अलग वारदातों को अंजाम दिया और फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी। देखिए, एकनाथ शिंदे जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कोई ना कोई चुनौती उनके सामने आ ही रही है। अभी वो मराठा आंदोलन से जूझ रहे हैं। 24 दिसंबर की डेडलाइन में अब महीने भर का भी वक्त नहीं बचा है, जब मनोज जरंगे पाटिल, जो कि मराठा आंदोलनकारी हैं, उन्होंने मियाद दी है कि आप शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठाओं की खातिर आरक्षण का ऐलान कीजिए। तो उसका क्या हल निकलता है, उसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा कि मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके बाद ओबीसी नाराज हो गए और ये नाराजगी खुद शिंदे की अपनी कैबिनेट में नजर आई। उनके मंत्री, नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने बगावत का बिगुल बजा दिया और कहा कि ये एक तरह से ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। और क्या मराठा वोटों के चक्कर में सरकार ओबीसी का वोट नहीं चाहती? उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि जैसे बिहार में जातिगत सर्वे कराया गया है, वैसा ही सर्वे महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि मराठाओं को आरक्षण देने की क्या जरूरत है। तो एक तरफ यह समस्या जारी है, दूसरी तरफ खुद एकनाथ शिंदे की अपनी कुर्सी बचेगी या नहीं, इसको लेकर भी सस्पेंस है। 31 दिसंबर तक उस पर भी फैसला आना है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को फैसला करना है। और ऐसे में ये वारदातें, बीते 15 दिनों में जो वारदातें हुई हैं, उनमें से एक वारदात में जब एकनाथ शिंदे गढ़चिरौली इलाके के दौरे पर थे, तो उसी दौरान हो गई, जहां पर कि दिनेश गावड़े नाम के एक शख्स को नक्सलवादियों ने मार डाला। फिर एक वारदात हुई जहां पर कि एक शख्स को नक्सलवादी उसके गांव में पहुंचे, उसके घर से उसको बाहर निकाला। फिर एक कंगारू कोर्ट, एक झटपट अदालत बनाई गई और उसमें फैसला सुनाया गया कि उस शख्स ने पुलिस के लिए मुखबिर का काम किया। कुछ वक्त पहले एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें कि एक महिला नक्सलवादी मारी गई थी और ये इसी की जानकारी पर मारी गई, ऐसा नक्सलवादियों ने आरोप लगाया और फिर उसको सजाए मौत दी गई। वहीं पर गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। एक और जो वारदात हुई गढ़चिरौली में, उसमें एक C60 कमांडो के पिता को बड़ी ही बेरहमी से बड़े से पत्थर से उसके ऊपर वार करके उसको मार डाला गया। C60 कमांडो वो फोर्स है जो कि स्थानीय आदिवासियों को लेकर ही बनाई गई है और इसने बीते 30 सालों में नक्सलवाद की कमर तोड़ने में काफी अहम भूमिका निभाई। कई सारे नक्सलवादियों को C60 कमांडो फोर्स ने मारा, कईयों की धरपकड़ की और बड़े पैमाने पर हथियारों को भी जब्त किया। तो ऐसे में नक्सलवादियों की खुन्नस, खास खुन्नस इस C60 फोर्स पर रहती है और इसी में काम करने वाले एक कमांडो के पिता को उन्होंने टारगेट किया। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि गढ़चिरौली पुलिस के लिए अगर कोई भर्ती हुआ है तो उसके घर वालों को टारगेट किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है या फिर उसकी हत्या की जाती है।
इसी साल से चंद महीनों पहले एक युवक की हत्या कर दी गई क्योंकि वो कोई सरकारी नौकरी के लिए जॉब अप्लाई कर रहा था। तो कुल मिलाकर नक्सलवादी फिर से महाराष्ट्र में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नक्सलवाद की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी और राज्य में नक्सलवादी आए थे पड़ोस के आंध्र प्रदेश थे। 80 के दशक में तब तेलंगाना नहीं बना था। आंध्र प्रदेश राज्य से गढ़चिरौली की सीमा सटी हुई थी। गढ़चिरौली तब चंद्रपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। तो वहीं से शुरुआती नक्सलवादी आए और फिर बाद में उन्होंने महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी इलाकों के जिलों में अपना पैर पसारना शुरू किया, जिनकी की सीमा मध्य प्रदेश से लगती थी, जैसे कि गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया और यवतमाल। इन इलाकों में नक्सलवादियों ने खूब खून खराबा किया और नक्सलवादियों को यहां पर जगह बनाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि उस वक्त जो सरकारी विभाग थे, खास करके वन विभाग, वो आदिवासियों पर, स्थानीय लोगों पर काफी अत्याचार करता था। जो आदिवासी जिनका कि जीवन का आधार ही जंगल के प्रोडक्ट थे, जंगल के उत्पाद थे, उन्हें इस्तेमाल करने से रोकता था या फिर उनसे रिश्वतखोरी करता था, उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी करता था, उनका यौन शोषण करता था। इसके अलावा गढ़चिरौली में ही तेंदूपत्ते का बड़ा कारोबार होता है, वहां पर उसकी खेती होती है। तो जो तेंदूपत्ता के ठेकेदार थे, वे भी काफी उनका शोषण करते थे, उनको पर्याप्त मेहनताना नहीं देते थे। गढ़चिरौली से ही बांबू का भी कारोबार होता है, वहां पर बांबू की उपज होती है, जो देश के अलग अलग इलाकों में गढ़चिरौली से बांबू जाता है, तो उसके भी ठेकेदार शोषण किया करते थे इन आदिवासियों का। तो जब नक्सलवादी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इस शोषण को रोकने की कोशिश की। जो सरकारी अधिकारी प्रताड़ना करते थे, यौन शोषण करते थे, बदसलूकी करते थे आदिवासियों के साथ, उनके साथ मारपीट की गई, कुछ की हत्या की गई, वही ठेकेदारों के साथ भी हुआ। और इस तरह से नक्सलवादियों ने दिल जीतने की कोशिश की आदिवासियों की और इसमें वो बड़े पैमाने पर कामयाब भी हुए। लेकिन आगे जाके यही नक्सलवादी जो कि हितैषी बनकर आए थे आदिवासियों के, वो आगे जाके उनके साथ भी बर्बरता करने लगे, उनसे भी वसूली करने लगे और जो तमाम सुविधाएं, क्योंकि जब उस इलाके में नक्सलवाद हुआ तो सरकार ने ना केवल वहां पर पुलिसिया इंतजाम खड़े किए, वहां पर फोर्स भेजी, सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ जो वहां के डेवलपमेंटल वर्क्स थे, बाकी जो वहां पर सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, शिक्षा या मेडिकल के क्षेत्र में, उस पर भी फोकस करना शुरू किया। तो उसका क्रेडिट नक्सलवादी लेने लगे कि देखिए हमारी वजह से ही ये सब हो रहा है। और फिर ऐसे में वे आदिवासियों से वसूली करने लग गए और कई आदिवासियों की उन्होंने बीते चंद सालों में हत्या की, ये बताते हुए कि वे पुलिस के लिए खबरी का काम कर रहे हैं। अगर कोई आदिवासी सरकारी नौकरी से जुड़ जाता तो उसके घर वालों को प्रताड़ित किया जाता। कई युवाओं को हमेशा के लिए अपना गांव, अपना घर छोड़ना पड़ा। तो इसके बाद आदिवासियों में जो प्यार पैदा हुआ था नक्सलवादियों के प्रति, वो धीरे धीरे नफरत में तब्दील होता गया और फिर इसी का फायदा उठाया केपी रघुवंशी नाम के एक आईपीएस अधिकारी ने 1990 के दशक में उसने एक C60 नाम की कमांडो फोर्स बनाई और उस कमांडो फोर्स ने स्थानीय आदिवासियों को रिक्रूट किया और उन्हीं की मदद से नक्सलवादियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और जिसमें की बड़ी कामयाबी मिली। इस C60 की वजह से नक्सलवाद की कमर इलाके में टूट गई थी और बेहद कमजोर हो गया था। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से फिर एक एक करके नक्सलवादी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे यह बात साफ हो गई है कि नक्सलवाद की पिक्चर अभी बाकी है और एकनाथ शिंदे के लिए समस्या अभी बाकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय जरूर रखें नीचे कमेंट बॉक्स में। आपका क्या सोचना है उसको जरूर टाइप करें और अगर अपने आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।